नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। हमने देखा बीते रोज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी और खास बात यह है कि पहली और दूसरी दोनों सूचियां हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों की है, जहां भाजपा को लॉस हुआ, जहां भाजपा हारी, जहां भाजपा संकट में रही। उन सीटों को पहले डिक्लेयर किया गया है ताकि जो प्रत्याशी है उनको तैयारियों का अधिक समय मिले और एक क्लियरिटी बन जाए पहले से ही कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरी सूची आई है, इसमें ऐसा लगता है जैसे भाजपा ने सीधा सिक्सर मार दिया है, एक ऐसा सिक्सर जिसकी बॉल को अब कैच करने की संभावना दूर दूर तक विरोधियों को दिखाई नहीं दे रही है। ये तो बहुत क्लियर है। सुबह से लेकर अभी तक जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये गड्डी कुछ ऐसे फेंटी है, इसका आर पार समझ में नहीं आ रहा है, ओर छोर पकड़ में नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए 7 सांसद, इनमें से 3 मंत्री हैं, इनको इन्हें उतार दिया विधानसभा क्षेत्रों में, जाओ चुनाव लड़ो। ये बड़ा वो है, नया प्रयोग भी कह लो इसको और एक जोखिम भी ले कह लो और चैलेंज जिसे कहते हैं। इसे गौर से देखो तो ब्रह्मास्त्र भी यही है। क्यों कि जो सीटों पर इन्हें विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी बनाया गया, ये वो सीटें जो इनके लोकसभा, इनके प्रभाव के जहां से चुने गए उन लोकसभा क्षेत्रों में से ही आती हैं। यानी ये लोग वो समूची लोकसभा जीत चुके हैं, जिसमें एक हारी हुई सीट भी शामिल है जहां इनका नाम डिक्लेयर किया गया है। तो अब बात जो पकड़ में आ रही है वो ये आ रही है कि आप उन सीटों को जीतने जा रहे हैं अब जो हम हार चुके हैं विधानसभा की, और आपके लिए जीतना इसलिए इजी है कि जब आपने लोकसभा जीती तो ये सीट जो हमने विधानसभा हारी है वो उसमें शामिल थी, और अब हमने हारी सीट पर आपको खड़ा कर दिया है तो आप इसको जीतिए। आप नंबर 2, जब ये 7 लोग चुनाव लड़ते हैं तो फिर इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो 50-60 सीटों तक जाता है, क्योंकि लोकसभा के खिलाड़ी हैं ना ये लोग। ये लड़ेंगे विधानसभा क्षेत्र में एक में, लेकिन अपने आसपास की या अपना लोकसभा क्षेत्र इनका जो है तयशुदा हमेशा का, उसको ये पूरा फोकस करेंगे। इनके खड़े होने से वो प्रभावित होगा। तो आसपास के जो 6-7 और इनके प्रत्येक विधायक प्रत्याशी के आसपास के 6-7-8 जो विधायक हैं, प्रत्याशी हैं सॉरी, वो इनसे प्रभावित होते हैं और इनका प्रभाव क्षेत्र आभा मंडल वहां तक काम करता है। तो अगर ये 7 लोग जो लोकसभा के खिलाड़ी हैं और विधानसभा में खेलने जा रहे हैं तो फिर इनका प्रभाव 50-60 सीटों तक जा रहा है। यानी 7 सीटें अपनी जीत के आओ और 50-60 सीटें जितवा के लाओ, तब तय होगा कि हाँ आप लोकसभा के खिलाड़ी हैं। एक तो ये तीर मार दिया भाजपा ने, इसे कहते हैं ना कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, या फिर एक निशाने से कई शिकार कर लेना, ये वो चीज है। अच्छा, अब इसमें 3 नाम छाटे हैं तो वो मंत्रियों के हैं। ये मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, भगत सिंह कुलस्ते। बहुत बारीकी से देखें तो इन 3 मंत्रियों को छांट के उठाया गया है। इनमें से एक सवर्ण है, दूसरा ओबीसी का है और तीसरा एसटी से आता है। बहुत बड़ा एसटी इलाका है मध्य प्रदेश का। झाबुआ का इलाका तो भरा पड़ा हुआ है पूरा ये, बाकी सभी जगहों में एसटी सीटें भी पर्याप्त हैं विधानसभा में। प्रहलाद पटेल ओबीसी, ये जो मध्य प्रदेश है ये ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं इसको आप, तो 50% से ज्यादा यहाँ ओबीसी है। नरेंद्र सिंह तोमर सवर्ण है, और यदि इन्हें मध्य प्रदेश का भावी सीएम कहा जाए तो ये नाम बहुत तेजी से चल रहा है। इसका मतलब ये 2 नाम क्या है फिर? दरअसल ये 2 नाम भी कांग्रेस के उस पत्ते का जवाब है जिन्हें फेंककर कांग्रेस ये मान रही थी कि वो मैदान मार देगी। वो पत्ता कौन सा था?
एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। कांग्रेस शब्द ये कह रही है कि ये सरकार असफल है, ये सरकार भ्रष्ट है और सीएम के चेहरे से पब्लिक बोर हो गई है, ऊब गई है, अब पब्लिक परिवर्तन चाहती है। तो भाजपा ने ये तो नहीं कहा कि हम सीएम शिवराज को ही बनाएंगे। इसका प्रमाण, जब अमित शाह पिछली बार आए तो एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था, क्या यदि आप बहुमत में आते हैं, भाजपा बहुमत में आती है, तो क्या इस बार भी सीएम का चेहरा या सीएम शिवराज सिंह चौहान ही बनने जा रहे हैं? तो अमित शाह ने एक बात कहा था कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम किसे चुनने जा रहे हैं, हमारे विधायक किसको सीएम बनाने जा रहे हैं, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं। नंबर 2, ये सवाल किसके कहने पे आप मुझसे पूछ रहे हैं, इससे मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यानी कुछ कुल मिलाकर उनको ऐसा लगा कि ये लॉबिंग का एक तरीका। नंबर 2, शिवराज नहीं हो सकते, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्यों? इस बार शिवराज सिंह को लेकर एक क्लियर तस्वीर नहीं है। उदाहरण देता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में एक नारा चला था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। महाराज तो बीजेपी में आ गए, लेकिन शिवराज बीजेपी में रह के भी अब नारों से गायब है। शायद भाजपा ऐसा मानती है कि शिवराज का जादू उस चुनाव में 2018 में काम नहीं कर पाया। यही वजह है कि बीच में कांग्रेस सरकार को 18 महीने लगभग काम करने का अवसर मिला। अब सिंधिया की मदद से सरकार बन ही गई है, तो शायद भाजपा अब ये जोखिम लेना नहीं चाहती, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और भाजपा भी इसे अंदरूनी रूप से मान रही है कि यदि ये चेहरा दोबारा सामने किया गया, जिसे 2018 में पब्लिक नकार चुकी थी, तो फिर जोखिम हो सकता है। लेकिन इस चेहरे को साइड में करने से भी एक गलत संदेश जाता है। कांग्रेस लपक लेगी मुद्दे को हाल कि देखो हमने कहा था एंटी इनकम्बेंसी है, देखो शिवराज का चेहरा हटा के ये नया चेहरा सामने आ गया। अब नए चेहरे में कौन? तो नए चेहरे में वैसे 4 नाम आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसकी वजह से सरकार बनी, फिर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और भगत सिंह कोलत्से। अब ये 4 नाम क्यों, ये भी समझ लीजिए आप। पहला नाम इसलिए कि सरकार सिंधिया के नाम से ही बनी, सिंधिया की वजह से बनी भाजपा की, इसलिए अधिकार सिंधिया का भी बनता है, वो सीएम हो सकते हैं। लेकिन अभी नए नए आए हैं, तत्काल सीएम के पद पर इन्हें बिठाया जाता है, तो फिर कुछ उठापटक भाजपा में हो सकती है। इस आशंका के चलते अभी सिंधिया जी का कहीं से भी नाम ना तो ओपन किया गया है और ना ही अभी कोई चर्चाओं में ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ वो बन सकते हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह, मान लीजिए ये भी दूर की कौड़ियां हैं, लेकिन राजनीति में हर पहलू को तलाशा जाता है, हर पहलू को तलाशा जाता है, हर पहलू के बारे में सोचा जाता है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसा नाम है कि यदि मान लीजिए शिवराज सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनी, जैसा कि आशंकाएं कुछ कुछ लग रही हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर एक मात्र ऐसा नाम है जिसपे शिवराज सिंह को कोई भी आपत्ति नहीं होने वाली। वो सहज इस नाम पर तैयार होने वाले हैं, क्योंकि ये जोड़ी बहुत पुरानी है, युवा मोर्चे के टाइम की जोड़ी है नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान। अब बात आती है कि यदि शिवराज सिंह साइड होते हैं तो फिर एक मुद्दा और उठेगा कि शिवराज सिंह ओबीसी के हैं और ओबीसी को हटा के आप एक सवर्ण को सीट दे रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो फिर गड़बड़ वाला मामला। क्यों? वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, बीडी शर्मा, वो भी सवर्ण है, और यदि सवर्ण ही यहाँ सीएम आता है तो फिर एक असंतोष का भाव आएगा और ओबीसी फैक्टर अपना काम करेगा और वो ओबीसी फैक्टर पर लोकसभा चुनाव के टाइम पर असल रूप में आने की आशंकाएं पैदा करेगा। तो फिर प्रहलाद सिंह पटेल, ये दूसरा नाम। 1% यदि बात एसटी वर्ग की आती है और भाजपा को जैसे कहना चाहिए कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है लोकसभा का, लोकसभा भी देखना है, तो एक बड़ा बेल्ट मध्य प्रदेश में एसटी का भी है, अनुसूचित जनजाति। तो यदि
एक तीसरा विकल्प तलाशना पड़ा, क्योंकि पटवा जी जो थे वो जैन समुदाय से थे, तो वो एक सवर्ण का सीएम दे चुके हैं ये भाजपा वाले। फिर इन्होंने उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान, 3 चेहरे लगातार इन्होंने ओबीसी के दे दिए। यदि एसटी वर्ग की बात आई तो फिर एक नाम फक्कड़ सिंह कुलस्ते का भी वैकल्पिक रूप से सामने है। अब फिर लौट के आते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पे। मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जैसा इन नामों से दिखाई दे रहा है, सीएम के लिए जो नाम चल रहे थे वो अब मैदान में आ चुके हैं। इनमें एक मैंने नाम कैलाश विजयवर्गीय का नहीं लिया है क्योंकि वो सांसद नहीं है, लेकिन वो नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि महासचिव हैं और ये कभी कभी उनका नाम भी इस पद के लिए आता है। तो ये सभी नाम आ चुके हैं मैदान में, और ये सभी चेहरे सीएम के चेहरे, भावी सीएम के चेहरे में हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो अब क्या किया है भाजपा ने कि इन सारे पहलवानों को मैदान में उतार के अब इनके समर्थकों को एक संदेश पहुंचा दिया है। क्या संदेश दिया है कि अपने अपने को जिता के ले आओ अपने अपने को जिता के ले आओ। अब तो हमने शिवराज सिंह को प्रोजेक्ट नहीं किया, ये दावा नहीं कर रहे शिवराज सिंह नहीं बनेंगे, लेकिन मान लो नहीं बन पाए या उनकी साथ सकारात्मक स्थिति ना बनी, तो हमने अब विकल्प उतार दिए मैदान में, जो चल रहे हैं बाजार में, जो चल रहे हैं राजनीतिक क्षेत्रों में, गलियारों में, वो सब नाम हमने मैदान में उतार दिए हैं। अब अपने अपने जिता के ले आओ, और ये जो है अपने अपने जिता कर ले आए और सीएम बन जाओ ये बड़ी शानदार कौड़ी भाजपा ने फेंकी है। अच्छा, इसमें से और क्या हुआ है? इसमें से एक चीज और हुई है कि जितने भी ये नाम आए ना, ये इनमें से अधिकांश के बच्चे जवान हो गए हैं। अब इसमें कैलाश जी शामिल हैं, कैलाश विजयवर्गीय शामिल है, और इनके सभी बच्चे तलाशे जा रहे हैं अब चुनाव के लिए। कोई लोकसभा में टिकट चाहता है अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, कोई विधानसभा में चाहता है। तो अब इनको टिकट देकर ये जो एक लांछन लगने की आशंकाएं थी, परिवारवाद, जो मोदी जी और अमित शाह जो एकदम तलवार उनकी बाहर निकली जाती है म्यान से परिवारवाद के नाम पर, गांधी परिवारवाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तो उन्होंने ये जो चल दी है, ये क्या जाओ मैदान में, तो इनके बच्चों का पत्ता फिलहाल तो कटे। प्लस आकाश विजयवर्गीय जिनने बल्ला घुमाया था और बल्ले की गूंज दिल्ली तक पहुंची थी। तो खासकर आकाश विजयवर्गीय और जो नेता अपने बच्चों को संवारने और सजाने में लगे हुए थे, उस पर फिलहाल मोदी जी ने बराम लगा दिया है। एक पंथ दो काज, ये भी हो गया। अब क्या हुआ कि ये सीटें कौन सी हैं? हारी हुई पे दिग्गज चेहरे हैं। अब कल्पना करो, जब हारी हुई सीटों का ये हाल है, भाजपा ने एक व्यक्ति सोच समझ के ऐसे नियुक्त कर दिया है कि खुद भी जीत के आओ और बाकियों को जिता के लाओ। तो फिर कल्पना कीजिए, जब जीती हुई सीटों की सूची आएगी तब क्या हासिल होने वाला है राजनीतिक परिदृश्य का। क्योंकि इस सूची के जारी होने के बाद जो बेचैनी कांग्रेसी हल्के में देखने को मिल रही है, वो दर्शनीय है और सोचनीय भी। इस सूची को देखने के बाद कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि इसका जवाब क्या दें। हालांकि वो कहेंगे कि देखो, अब बड़े अखाड़े के पहलवानों को छोटे अखाड़े मानना पड़ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है वो तो है। दरअसल ये पहलवान इतने जबरदस्त आ गए हैं अब, क्योंकि इसमें कोई वो तो है नहीं है कि साहब ये 56 किलो वर्ग की कुश्ती है यहाँ तो जो जीता वो सिकंदर। तो ये स्थिति जो बन रही है वो कांग्रेस के लिए फिलहाल चिंताजनक है। और उसमें जो सूची शायद आज या कल दिल्ली में उनकी, हाँ कल, शायद कल दिल्ली में उनकी बैठक सूची को लेकर थी, लेकिन जब रात को ये सूची आई तो फिर तय है, जो सूची दिल्ली में उनकी विकसित हो रही थी, जो विचार बस कांग्रेस का चल रहा था, 100% उस पर पुनर्विचार होगा, क्योंकि ये नाम अब कुछ करिश्मा ही आ गए हैं। तो मोदी का करिश्मा है, और जो जितनी भी ये करिश्माई नाम आए हैं 100% ये मोदी के दिमाग की उपज है। इसमें सबसे बड़ी जो मोदी जी की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो जीत सबसे बड़ी ये है कि ये सब नाम अप्रत्याशित है।
ना भाजपा और ना कांग्रेस ये सोच के बैठी थी कि ये नाम भी आएंगे, लेकिन ये आ गए। और ये मोदी का स्टाइल है ये काम करने का, चाहे वो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी घोषणा करनी हो, चाहे महिला बिल लाना हो, 370 हटानी हो, 3 तलाक का मुद्दा, मतलब एक अचानक अप्रत्याशित ढंग से कुछ होता है और वो क्रियान्वित होकर सामने आ जाता है। तो ये रणनीति जो मोदी की है ये अचूक है, क्योंकि राजनीति में सरप्राइज आवश्यक होता है। सरप्राइज मतलब जो लीक ना हुआ हो, जिसके बारे में किसी को आशंका या संभावना तक ना हो और वो कर गुजरे आदमी। उससे क्या होता है कि लीक जब होती है कोई चीज तो उस पर फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सामने आने लगते हैं, एक बहस का मसौदा बन जाता है, मीडिया ट्रायल खड़ा हो जाता है। तो जो करने वाले होते हैं वो फिर असमंजस में आ जाते हैं और दबाव अपना काम करता है। लेकिन मोदी जी को जो स्टाइल है वो यही है, सोचना, ताना बाना बुनना और उसको जेब में रखना, यहाँ मस्तिष्क में रखना, और जब समय आए तो खटाक से सामने ऐसे फेंकना कि आदमी भौचक्का रह जाता कि ये क्या, सोच के कुछ बैठे थे और ये आ क्या गया। तो ये वो चीज है। तो कल जो उन्होंने भोपाल में महाकुंभ को संबोधित किया, लोग समझ रहे थे कि ये चुनावी धमाचौकड़ी मचाएंगे, उसके बाद राजस्थान की ओर निकल जाएंगे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि जब मोदी राजस्थान के टेक ऑफ कर रहे होंगे उस वक्त सूची ये पूर्णता को प्राप्त हो चुकी होगी। और यही हुआ कि मोदी आए, भाषण दिया, गुफ्तगू हुई, टेक ऑफ हुए, इधर सूची जारी हो गई। तो कहते हैं ना, ये शुरुआत है। तीसरी सूची क्या गुल खिलाएगी, अकल्पनीय है ये सूची देखने के बाद। तो ठीक है, आज इतना ही। नए मुद्दे के साथ और चुनाव के नए परिदृश्य के साथ फिर सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।